हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजय एजुकेशन। आज हम लोग सॉल्व करने वाले सीटेट के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, जो कि हमारा दिसंबर 2019 का है। इसके पहले मैंने इसका पेडागोजी और चाइल्ड डेवलपमेंट का पार्ट करवाया हुआ है। यदि आपने ना देखा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो ये हमारा उसी का पर्यावरण अध्ययन का पार्ट है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? देख लीजिए ऑप्शन। ये शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। ये ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। ये उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं। देख लीजिए आप लोग ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा इसका। इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा थर्ड। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। अब जो हमारा ये मिड डे मील योजना थी ना, मिड डे मील योजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी हमारी 1995 में। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड फैक्ट है, इसको आप लोग याद रखना। ये भी पूछ देता है कभी कभी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? देख लीजिए ऑप्शन। ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा कम करने की जरूरत है। स्कूल बैग का कम वजन, ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में अध्यायों की कम संख्या, अवोध का भार कम करने की जरूरत है। कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा बोझ के बिना सीखना का मतलब है स्कूल बैग का कम वजन। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? देख लीजिए ऑप्शन। छात्रों को आसानी से प्रबंधित करना और वर्कलोड को कम करना, लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं, कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना, सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसका? तो इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बाला का पूरा रूप क्या है? देख लीजिए। ब्रेल सहायता प्राप्त अधिगम आकलन, मस्तिष्क सहायता प्राप्त अधिगम, असाइनमेंट, अधिगम सहायक के रूप में ब्रेल, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। कौन सा हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा इसका, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? सभी विचार जो दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं, विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्य पुस्तक स्पष्टीकरण, विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप में स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है, वर्तमान में वैज्ञानिकों और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार। तो इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा थर्ड, विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृति स्पष्टीकरण से अलग है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर हैं, यह एक है, ये क्या है? अंधविश्वास, मिथक, वैज्ञानिक तत्व, रूढ़िबद्ध धारणा। तो इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा फोर्थ, ये एक रूढ़िबद्ध धारणा है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू और कश्मीर की स्थिति क्या है? दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व, पूर्व और पश्चिम, पश्चिम और पूर्व, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। भारत में बिहार के सापेक्ष, बिहार हमारा मैप में कहाँ पड़ता है? कह रहा बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर तो हमारा
यहाँ पे पड़ता है ना, मान लीजिए ये मैप है उत्तर में, तो बताइए कौन सा करेक्ट हो जाएगा। और बिहार कुछ यहाँ पे आएगा ना, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी 4th करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होती है? देख लीजिए ऑप्शन। सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी, इसके बाद सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि, सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है, सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है। तो इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा पहला, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है। क्या है, क्या कहलाती है क्षमता? ग्राफिक कौशल, दिशात्मक कौशल, चित्रण कौशल, स्थिति कौशल। स्थानों, दूरियों और दिशाओं के सापेक्ष क्या हो जाएगा इसका? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 3rd, चित्रण कौशल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की? तो ये सिफारिश कब की गई? अब आप लोग ध्यान दीजिए, इसमें कि ये नहीं पूछा कि लागू कब हुआ, ये पूछा गया सिफारिश कब की गई। तो सिफारिश की गई थी हमारी 2000 में, 2000 में, और ये लागू हुआ था हमारा कब? 2005 में। तो यदि सिफारिश के लिए पूछा जाए तो 2000 होगा और लागू हो गया 2005 होगा, याद रखना आप लोग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का प्रचलन है? कहाँ के लोग स्थानांतरित खेती करते हैं, मतलब एक स्थान से दूसरी जगह खेती करने के लिए चले जाते हैं। एक बार यहाँ पे खेती करेंगे फिर अगली जगह करेंगे जाके। कौन से लोग होते हैं? देख लीजिए ऑप्शन। दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 2nd, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लोग ऐसा करते हैं। ठीक है, ये कैसे लोग होते हैं? ये आदिवासी लोग होते हैं। और इस खेती को किस नाम से जाना जाता है? इस खेती को जाना जाता है झूम नाम से। इसमें ये लोग क्या करते हैं, और इसको जनजाति कृषि भी कहा जाता है। ये लोग क्या करते हैं, जंगलों को साफ करके कृषि करते हैं और इसके बाद उसकी कटाई करने के बाद पुनः दूसरे स्थान पे चले जाते हैं और फिर वहाँ खेती करते हैं। तो इसी को क्या बोला जाता है? स्थानांतरित खेती। एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, छोड़ के, मतलब जब फसल तैयार हो जाए उसको काट के दूसरी जगह खेती करने के लिए चले जाते हैं, याद रखना आप लोग। इसके बाद नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा है नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ध्यान देना आप लोग, निगेटिव पूछा, कौन सा सत्य नहीं है? देख लीजिए। बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से अलग करते हैं, बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, ये पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता है, जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं। तो इसमें कह रहा है जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? देख लीजिए कौन सा हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2nd करेक्ट। बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, ये इसका सत्य नहीं है। ठीक है, नदी बांध से क्या क्या होता है? नदी बांध से जल विद्युत की उत्पत्ति की जाती है और इससे हवा या पानी को कोई प्रदूषण नहीं होता है। ठीक है, पर इसका ये वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस है या गैसें हैं? देख लीजिए। जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन,
सभी, ऑल ऑफ दीज, बताइए कौन सा होगा। तो इसका करेक्ट हो जाएगा ये सभी। ये जो जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और जो मीथेन है, ये सब क्या है हमारी, सभी की सभी हमारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। कार्बन डाइऑक्साइड होती है इसमें, और कौन सी होती, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जलवाष्प इत्यादि, ये सारी क्या होती हैं, ये सारी की सारी हमारी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देख लीजिए, भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं। ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर हैं। ठंडे रेगिस्तानों में गर्मियाँ और बेहद ठंडी सर्दियाँ होती हैं। ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। ठंडे रेगिस्तानों में हवा बहुत पतली होती है। कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसका, तो इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा इसका। एक मिनट, इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी टेक्निकल। देख लीजिए, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है। क्लोरीन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जो सल्फर डाइऑक्साइड है। ये हमारे जो ताजमहल है उसके पीलेपन का कारण है। वो जो पीला होता जा रहा है वो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण हो रहा है। ठीक है, अब इसका रीज़न क्या है, इसका कारण क्या है। ठीक है, तो जो ताजमहल है ना हमारा आगरा में, और इसी के पास में क्या पड़ता है हमारा जो मथुरा में हमारा क्या है, रिफाइनरी है ना ऑयल की, उसी के कारण जो उससे क्या होता है, रिफाइनरी से जो वायुमंडल से नाइट्रस ऑक्साइड, मतलब जो उससे विषैली गैसेस निकलती ना, वो नाइट्रस ऑक्साइड के साथ मिलके क्या करती हैं, अम्लीय वर्षा का रूप ले लेती हैं। इसी कारण जो हमारा ताजमहल है वो कैसा होता जा रहा है, पीला होता जा रहा है। ठीक है, जिसको ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गोलकोंडा किला किसने बनवाया। पल्लव राजवंश, चोल राजवंश, चालुक राजवंश, कातकी राजवंश। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसका, तो इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा 4, कातकी राजवंश। ठीक है, और ये हमारा स्थित कहाँ है, इसे फैक्ट देख लीजिए। गोलकोंडा जो किला है हमारा, ये हमारा पड़ता है, कहाँ पड़ता है, ये हमारा पड़ता है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है, जिसकी राजधानी क्या है, हैदराबाद। इसका निर्माण कातकी राजवंश के द्वारा करवाया गया था। तो ये इससे रिलेटेड फैक्ट याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा 15 ग्राम पर ml घनत्व और 3 ml आयतन की किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। ठीक है, तो ये आपको न्यूमेरिकल है, तो इसका फार्मूला देख लीजिए। इसका फार्मूला होता है घनत्व इक्वल द्रव्यमान
द्रव्यमान अपॉन आयतन। ठीक है, ये इसका फार्मूला है, द्रव्यमान अपॉन आयतन। तो हमें दे क्या रहा है, हमें घनत्व दे रहा है ना, तो क्या करेंगे, घनत्व दे रहा है और दे रहा है हमें आयतन। तो क्या पूछ रहा है, द्रव्यमान पूछ रहा है। तो अब जब ये दे रहा है ना घनत्व, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, कितनी दी, 15। इसके बाद हमें दे रहा है आयतन, ये वाली वैल्यू नहीं दे रहा है, तो एक्स लेट कर लीजिए। आयतन दे रहा है हमें कितना, 3, यहाँ पे 1 पुट कर लेंगे, लेट कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका सीधे सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 × 3, तो ये आपका आ जाएगा 45 ग्राम। था तो इजी क्वेश्चन, बट आपको यदि फार्मूला पता होगा ना तभी तो आप कर पाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। देख लीजिए, भार, द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण, संवेग, कौन सी अदिश राशि है। अब देख लीजिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं अदिश राशियाँ क्या होती हैं हमारी। जिस भौतिक राशि की मात्रा तथा परिमाण दोनों निहित होते हैं उसे क्या कहते हैं, वो हमारी सदिश राशि होती है। और जिसमें जैसे कि जिसमें मात्रा और परिमाण दोनों होते हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है, वो सदिश राशि कहलाती है। जैसे वेग है, हमारा बल है, संवेग है, भार है, गुरुत्वाकर्षण। और इसी के जस्ट अपोजिट जिस भौतिक राशि में केवल परिमाण होता है, हमारा दिशा नहीं होती, वो हमारी क्या कहलाती है, अदिश राशि। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा ये सब। तो अदिश राशियाँ कौन कौन सी होती हैं हमारी, जैसे दूरी हो गई, चाल हो गई, द्रव्यमान हो गया, आयतन हो गया। तो इसमें हमारा क्या पूछ रहा है, देख लीजिए आप लोग, इसे पूछ रहा है हमारा अदिश राशि कौन सी है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, देख लीजिए ऑप्शन, भार, द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण, संवेग। तो इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा सेकंड, द्रव्यमान। ये हमारी कैसी राशि है, ये हमारी अदिश राशि है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण नहीं गुजर सकती कहलाती, क्या कहलाती, उत्तल, अपारदर्शी, पारभासी और पारदर्शी। क्या करेक्ट होगा इसका, इसका करेक्ट हो जाएगा कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती है, जिसका करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड। वो कैसी होगी, अपारदर्शी। और जिसमें कोई भी किरण गुजर सके वो हमारा क्या कहलाता है, पारदर्शी। और जिससे ना गुजरे वो पारदर्शी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 किलोग्राम है। देख लीजिए, ये भी आपका न्यूमेरिकल है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड करेक्ट। किसी वस्तु का जो भार होता है ना, वस्तु के द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, ठीक है। पृथ्वी पर स्थित किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर स्थित किसी भार का 6 गुना होता है। ठीक, इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा इसका। सेकंड, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, चंद्रमा पर यदि इसका जो द्रव्यमान है 10 किलोग्राम है, तो पृथ्वी पर भी इसका कितना होगा, 10 किलोग्राम ही होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, यही 10 किलोग्राम ही। अब देख लीजिए, एक विलेय की विघटन दर पर निर्भर करती, किस पे निर्भर करती, भार पर, दाब पर, तापमान पर, सतह क्षेत्र पर। तो ये निर्भर करती है हमारी तापमान पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है। बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना, कक्षा में बहस आयोजित करना, समूह चर्चा, पोस्टर बनाना। तो देख लीजिए इसमें उसके लिए कौन सा ज़्यादा संवेदनशील होगा। जिसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा हमारा फर्स्ट। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है? इससे समुदाय की उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वो पीड़ित थे। इसने समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया। इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिली। इससे बच्चों को डाटा और हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया। देख लीजिए इसका कौन सा करेक्ट होगा। इसका करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे। जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा, बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संशोधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिक बल्ब का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? बताइए, बहुत बड़ा क्वेश्चन था। देखिए, मानववादी दृष्टिकोण होगा या संज्ञानात्मक दृष्टिकोण होगा या अनुभवात्मक अधिगम दृष्टिकोण होगा या अन्वेषण दृष्टिकोण होगा? कौन सा हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा डी। ये कैसा हो जाएगा हमारा? अन्वेषण दृष्टिकोण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। नेक्स्ट, ये सस्ता और सुलभ है। बुजुर्ग लोग बुद्धिमान, उनके पास समय, ये वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसका? तो इसका करेक्ट हो जाएगा 4। ये वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इससे समृद्ध करने का तात्पर्य है। पाठ्यचर्या से बाहर जाना, पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्य पुस्तकों से लिंक करना, पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण। कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसका? इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 हमारा ये वाला, पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा दादी व अन्य रिश्तेदार रहते हैं तो ये एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? चलिए देख लीजिए ऑप्शन। परिवार की अवधारणाओं को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए। परिवार की परिभाषा गलत है। रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है। शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। कौन सा इसका करेक्ट हो जाएगा? तो इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि है? श्यामपट्ट का उपयोग, चित्र बनाना, फील्ड भ्रमण, ये सभी। तो इसका हो जाएगा करेक्ट ये सभी। ये सारी की सारी हमारी गतिविधि हैं, ठीक है, ईवीएस पाठ्यक्रम के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि ये है, कैसा होना चाहिए? विषयगत, एकीकृत, समावेशी, ये सभी। तो यदि ये सभी चीज़ें होंगी तो क्या होगा? बच्चों के अध्ययन की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ईवीएस पाठ्यपुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है कि पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है, कि ये एक अवैध कार्य सपेरों के लिए, क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते हैं, कि सपेरों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। इसको ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा 4। चलिए आज की क्लास यहीं से समाप्त होती है। तो फ्रेंड्स, यदि आप लोग वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और यदि चैनल को पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नया सॉल्व पेपर लेके आएंगे हम आप लोगों के लिए।